देश में हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानूनों का गहराई से अध्ययन करने के बाद उनकी 10 सबसे बड़ी खामियां सामने आती हैं। उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस सेशन के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि जो भारत के न्यू लेबर कोड्स हैं, जिन्होंने देश के श्रम व्यवस्था को मॉडर्न और सिंपल बनाने के लिए लाया गया है, वही कोड आज कर्मचारियों की सुरक्षा को कम और एम्प्लॉयर की शक्ति को ज्यादा कर रहे हैं और आने वाले कई दशकों के लिए कई बड़े कानूनी ग्रे एरिया तैयार भी कर सकते हैं ये नए श्रम कानून। जी हां, इन्हीं लेबर कोड्स ने जो वादा किया था कि एक देश एक श्रम कानून, वही कोड्स दरअसल छिपी हुई कमजोरियां रखते हैं अपने अंदर। ढेर सारे लूप होल्स भी हैं इन कानूनों के अंदर और कई विवादित प्रावधान तक लेके आते हैं, जिन्हें कई विशेषज्ञ, लॉ टीचर हमारे जैसे जो डीप में डिस्कस करते हैं सारी चीजों को, साफ कहते हैं ये कानून बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे। आज का जो ये वीडियो है आपकी लेबर रिफॉर्म्स की पूरी समझ को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो जहां पर भी पसंद आए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं असली समस्या की, वर्कर प्रोटेक्शन बनाम एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी की, एम्प्लॉयर पावर की। इंडिया के जो नए 4 लेबर कानून हैं, चाहे वो कोड ऑन वेजेस 2019 का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का हो, या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड हो 2020 का, या फिर सोशल सिक्योरिटी कोड हो 2020 का, कुल मिलाकर 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए हैं। इतना सभी को पता है। ऊपर से देखने पर ये जो 4 कोड आए हैं ये बहुत सिंपल लगते हैं, सरल लगते हैं, पर सादगी की कीमत चुकानी भी पड़ती है। और ये कीमत क्या है? यही है डीमेरिट जोन, मतलब कमियों का अंबार, कमियों का खाका। श्रम कानून को पढ़ने से साफ पता चलता है, डीपली पढ़ने से साफ पता चलता है कि जो पुराने कानून थे, ओल्ड लॉज थे, वो अधिकार आधारित थे, क्षेत्र विशिष्ट थे और कर्मचारियों पर केंद्रित थे, एम्प्लॉय सेंट्रिक थे। जबकि जो ये नए लेबर कोड आए हैं ये एक अधिक मैनेजरियल और अधिक फ्लेक्सिबल और कई बार कमजोर सुरक्षा वाले ढांचे को आगे बढ़ाते हैं। कमजोर सुरक्षा किसके लिए? कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए। संविधान का अनुच्छेद 14, 19, 21, 39 और 43 के अगर नजरिए से देखें तो कई प्रोविजन असल में सुरक्षा और अधिकारों को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जॉब सिक्योरिटी वाले प्रोविजन, कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड, सच्ची सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और कड़े एनफोर्समेंट से लेकर अब एक एक करके जो टॉप 10 डीमेरिट्स हैं उनको विस्तार से आपके साथ समझते हैं। आपको मैं उसी को बता रहा हूं। तो जो सबसे पहली कमी है इन नए कानूनों की वो है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाया गया है, 300 वर्कर का कर दिया गया है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पुराना जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, पुराना कानून था 1947 का, उसमें अगर किसी कंपनी में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते थे तो ले ऑफ यानी कि रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ और क्लोजर के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती थी। अगर छटनी वगैरह करना हो, लोगों को नौकरी से बाहर निकालना हो और उस संस्थान के अंदर 100 से ज्यादा कर्मचारी हो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन जो ये नया 2020 का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है, इसमें जो ये 100 एम्प्लॉय या वर्कर की सीमा है इसको बढ़ाकर 300 वर्कर कर दिया गया है और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्यों ये गंभीर कमजोरी है इसको समझते हैं। क्योंकि अब अगर किसी संस्थान के अंदर, किसी यूनिट के अंदर 299 कर्मचारी या उससे कम हैं तो वो बिना सरकारी अनुमति के लोगों को हटा सकती है। एमएसएमई आसानी से वर्कफोर्स कम कर सकती है, कर्मचारियों की नौकरी अचानक जा सकती है और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो बंद तक हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बार बार बदला जा सकता है। ये शक्ति का संतुलन एम्प्लॉयर की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई देता है। अब इसी एस्पेक्ट को हम जॉब सिक्योरिटी को दूसरे नजरिए से समझते हुए देखते हैं कि अब जॉब सिक्योरिटी
आपके संस्थान में कितने लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ज्यादा जॉब सिक्योरिटी। हेड काउंट बेस्ड हो गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में सरकार को यह अधिकार भी है कि वो थ्रेशोल्ड को, जो ये 300 वर्कर की जो सीमा है, इसको इससे भी ज्यादा कर सकती है। सरकार के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। यानी जो डिफॉल्ट रूल है वो क्या है कि एम्प्लॉयर के पास रिट्रेंच करने की आजादी है। अगर 300 से कम एम्प्लॉय हैं तो ज्यादा पावर है, कम जवाबदेही है। और प्रोटेक्शन कहां मिलेगी? जहां पर बड़े प्रतिष्ठान है, जहां पर 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहीं पर ज्यादा प्रोटेक्शन एम्प्लॉय और वर्कर को मिलेगी। अगर हम इसको संविधान के नजरिए से देखें तो जो अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार देता है, जीवन यापन का अधिकार देता है, उसके नजरिए से भी ये डिस्कशन का मामला बनता है। संविधान में अनुच्छेद 14 के हिसाब से भी ये, जो नॉन आर्बिट्रेरीनेस के हिसाब से भी ये केंद्र में आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के अनुच्छेद 38, 39A और 43A के मद्देनजर इंपॉर्टेंट सारी ये चीजें हो जाती हैं। इन सब के आधार पर जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी को वर्कर का मूल अधिकार होना चाहिए, न कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट साइज पर आधारित एक सुविधा। जो जॉब सिक्योरिटी है वो वर्कर का मूल अधिकार होना चाहिए ना, बेसिक राइट होना चाहिए। यहां पर ज्यादा जॉब सिक्योरिटी कब मिल रही है? ज्यादा जॉब सिक्योरिटी तब मिल रही है जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, दूसरी डिमेरिट पर जाने से पहले, दूसरी कमी पर जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो 300 वर्कर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है नए कानूनों के तहत, वो ठीक है या फिर बहुत ज्यादा है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरी कमी की इन कानूनों की, वो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का सामान्यीकरण, उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है इन नए कानूनों के तहत। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का है, अब वो हर क्षेत्र के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैध बना दे रहा है। यानी कंपनी चाहे तो ऑफर निकाल सकती है कि जो जॉब होगी ये सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, 1 साल तक होगी, और यहां तक कि साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा भी इन नए कानूनों के अंदर दी गई है। अब सवाल उठता है कि जो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले प्रावधान हैं, ये खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है कि बार बार वर्कर बदले जा सकते हैं। रिन्यूअल का कोई गारंटी नहीं है कि जिसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर लिया, मानिए 6 महीने काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, 1 साल पूरा होने के बाद उसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी वो है लगभग खत्म होगी। जैसे परमानेंट जॉब वाला कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए दिखाई दे रहा है। और बेनिफिट से बचने के लिए कंपनियां बार बार FTE दे सकती हैं, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट ना देने पड़े तो वो रेगुलरली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मॉडल अपना सकती हैं। हाँ, प्रो रेटा ग्रेचुटी मिलेगी ऐसे केसेस के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रो रेटा ग्रेचुटी मिलने के बावजूद जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जॉब स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा नया एम्प्लॉय आपकी जगह ले सकता है। अब समझते हैं कि ये नए लॉ कैसे पुराने वाले जो इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड जो सिद्धांत थे पुराने कानूनों के तहत, उससे कैसे टकराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पहले क्या सिद्धांत था? पहले यह सिद्धांत था कि जो सीरियल FTE कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मतलब यानी कि बार बार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देके परमानेंसी से जो बचना है, जॉब सिक्योरिटी से और परमानेंट जॉब से बचने का जो तरीका है वो अवैध है, इलीगल है। कब? अगर काम परमानेंट नेचर का है, वर्कर सालों तक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर हैं और वही काम परमानेंट वर्कर अगर कर रहे हैं तो न्यायालय वर्कर को डीम्ड परमानेंट मानते थे। लेकिन अब जो ये नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, मतलब निश्चित समय के लिए जॉब को सामान्य बना दे रहा है, और जो रिपीटेड रिन्यूअल्स पर कोई प्रिजम्पशन नहीं देता है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार सेम इंडस्ट्री के अंदर, सेम एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिन्यू करके उसको नौकरी पर रखा जा रहा है तो वो परमानेंट एम्प्लॉय कहलाएगा। ऐसा कोई भी सिद्धांत या ऐसा कोई भी प्रिजम्पशन
ये नया कानून नहीं दे रहा है, तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी पर, जॉब परमानेंसी पर खतरा भी बन रहा है। इससे इंडिया जो है धीरे धीरे हायर एंड फायर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिनल बदलाव है, सैद्धांतिक बदलाव है कानून के अंदर। अब बात करती हैं तीसरी खामी की जो इन कानूनों के अंदर सामने आती है, और वो तीसरी खामी है वेजेस कोड का। जो वेजेस कोड है उसका 50% अलाउंस रूल है, वो भी एक चिंताजनक बात है या कमी देखने को मिलता है। वेजेस कोड ने जो वेजेस की परिभाषा है, जिसको हम आम भाषा में सैलरी कहते हैं, कि जो परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, उसमें अलाउंस को 50% से ज्यादा नहीं होने दिया गया है। जो आपकी बेसिक होगी वो 50% सीटीसी का रहेगी और बाकी के 50% में आपके अलाउंसेस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये नए कानून के अंदर जो वेज कोड है उसके अंदर अलाउंस को 50% से ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा, ये सीमा तय कर दी है। अब इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान की बात करें तो जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है, और जो एम्प्लॉय की, जो वर्कर है, उसकी जो टेक होम सैलरी है वो घट जाती है, और एचआर को सैलरी रिडिजाइन करना पड़ेगा, और कंप्लायंस बोझ जो है वो ज्यादा बढ़ने वाला है, और छोटे प्रतिष्ठानों के अंदर इसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। मैं आपको वेज कोड की जो धारा सेक्शन 2 क्लॉज वाई है, जहां पर वेजेस की परिभाषा दी गई है, उसको समझते हुए, उसको एनालाइज करने के बाद आपको एक बात बता देता हूं कि जो ये 50% का रूल जो है ये सैद्धांतिक रूप से अच्छा है, लेकिन जो इसका व्यवहारिक असर है, जो रियल लाइफ के अंदर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो उल्टा होने वाला है। सेक्शन 2 क्लॉज वाई जो वेजेस की परिभाषा देता है, वो वेजेस को व्यापक रूप से डिफाइन करता है। उसके बाद फिर वो एक नेगेटिव लिस्ट देता है जो वेज के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे एचआरए, बोनस, दूसरे अलाउंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर उसके ऊपर 50% की कैप लगा देता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अलाउंस पार्ट है। ऑन पेपर पीएफ और ग्रेचुटी का बेस तो इससे मजबूत होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वर्कर की जेब में हर महीने पैसा कम आएगा। अब सभी लोगों की आज की तारीख के अंदर ईएमआई चल रही है, बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं चल रही है। ऐसे समय में प्रेजेंट के अंदर उसकी जेब में कम पैसा आएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ने भी वाली हैं। हालांकि जो पीएफ का लाभ है वो भविष्य के लिए है, भविष्य में मिलेगा, और आज इमीडिएट इनकम जो है, उसकी इन हैंड सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। इनफॉर्मल वर्कर जो है वो ऑफन पीएफ की स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, ये बात भी सच्चाई है। अब बात करते हैं नए वेज कोड के अंदर फ्लोर वेज की भी बात की गई है। फ्लोर वेज के बारे में अगर बात करें तो कानून है कि लिविंग वेज का टेस्ट नहीं होगा। फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी, मगर फ्लोर वेज की बात की गई है, लिविंग वेज की कोई बात नहीं की गई। लिविंग वेज का कोई टेस्ट नहीं दिया गया है इन नए कानूनों के तहत। कोड में फ्लोर वेज का विचार है, पर इसके अंदर कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मूला नहीं है कि फ्लोर वेज कैसे डिसाइड होगा। कोई पीरियोडिक रिवीजन का दायित्व नहीं है कि कब इसको रिवाइज किया जाएगा, कैसे रिवाइज किया जाएगा, क्या फार्मूला होगा। इस फ्लोर वेज के रिवीजन के बारे में भी कोई नए कोड के अंदर बात नहीं है, और कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कोई भी कानूनी उपचार नहीं है अगर फ्लोर वेज बहुत कम मिले। इसलिए इस पर जो एनालिसिस के बाद बात समझ के निकल के आती है वो ये है कि फ्लोर वेज एक थिन सेफ्टी नेट है, थिन सेफ्टी नेट है। लिविंग वेज का कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया इससे पूरा नहीं होता। जो संविधान के अंदर लिविंग वेज की बात की गई है वो इससे पूरा नहीं हो रहा है फ्लोर वेज से। अब बात करते हैं, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए ना, शेयर करिए ना, सभी के साथ साझा करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए ऐसे और सेशन हम लाते रहें। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा और सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इन कानूनों की चौथी बड़ी, सबसे जो बड़ी कमी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और वो चौथी कमी है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की अधूरी सोशल सिक्योरिटी। हाँ, हालांकि ये नए कानून जो हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को पहली बार कानून के रूप में कानूनी तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मगर पूरी जो सोशल सिक्योरिटी है वो ये कानून नहीं देते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को पहचानता है, उनको मान्यता देता है, मगर असली समस्या ये है कि पहचान है मगर
मजबूत अधिकार नहीं मिले हैं गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को। बेनिफिट्स जो हैं गिग वर्कर के और प्लेटफॉर्म वर्कर के वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स पर, एग्रीगेटर के कंट्रीब्यूशन पर, जो धारा 113 और 114 के अंदर आते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, नोटिफिकेशन पर, सरकारी नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेंगे, और उसके साथ साथ बजट की अवेलेबिलिटी पर, कितना पैसा अवेलेबल है, कितना बजट अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी वर्कर को हार्ड एंटाइटलमेंट नहीं है, सिर्फ स्कीम बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो अधिकारों का पॉलिसी ग्रेस में बदल जा रहे हैं। यहां पर जो अधिकार होने चाहिए थे गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को, अब जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके बारे में जो स्कीम है वो केंद्र सरकार लाएगी, राज्य सरकार लाएगी, उनको पॉलिसी ग्रेड में चेंज कर दिया गया है। जो राइट बेस्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं है। कैसे नहीं है उसको समझा रहा हूं। राइट बेस्ड प्रोटेक्शन का अर्थ होता है, क्या होता है? राइट बेस्ड प्रोटेक्शन का अर्थ ये होता है कि कोई भी वर्कर है उसका कानूनी अधिकार होगा, और कानूनी अधिकार जब होगा तब वो सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड है वो ये कहता है कि बेनिफिट एज में बी नोटिफाइड, मतलब जो लाभ है, जो बेनिफिट हैं, जैसे नोटिफाई किए जाएंगे उस हिसाब से मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको मैं अभी बताऊंगा। तो मतलब अधिकार की तरह से नहीं है ये बेनिफिट, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी है वो ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है, ना कि एक एनफोर्सिएबल अधिकार जिसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकें। गिग वर्कर, माइग्रेंट वर्कर और वुमन इनफॉर्मल वर्कर को इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। अब अगली जो खामी है इन नए कानूनों की उसके बारे में बात करते हैं, और वो पांचवी खामी ये है कि गवर्नमेंट के पास अत्यधिक डिस्क्रिशन है, अत्यधिक विवेकाधिकार वाली पावर है। 4 कोड्स के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिलता है क्या? एग्जेम्पशन देने का अधिकार। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर को इन कानूनों के एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्पशन देने का अधिकार सरकार के पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर वो ऐसी इंडस्ट्री है जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है या केंद्र सरकार के जोन में आती है तो उसके अंदर केंद्र सरकार को पावर है, और राज्य सरकार के क्षेत्र में आती है तो राज्य सरकार को पावर है। इसका मतलब क्या है कि एग्जेम्पशन देने का अधिकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, उसके साथ साथ रूल्स बदलने का अधिकार भी है। आज रूल्स कुछ बनाए हैं, कुछ समय बाद मन करे चेंज करने का तो रूल्स बदलने का अधिकार भी सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि जो ये नए लेबर कोड आ गए हैं ये फुल एंड फाइनल है। इनके अंदर जो रूल्स बनेंगे उनको चेंज करने का अधिकार, बदलने का अधिकार सरकार के पास है, और जो कंप्लायंस रिलैक्स करने का अधिकार भी है किसी इंडस्ट्री द्वारा, वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, और उसके साथ साथ किसी भी क्लासिफिकेशन को बदलने का अधिकार भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। कानून जो है वो काफी हद तक एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन पर चलता है। हालांकि जो लेबर कानून के जानकार हैं, जैसे हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हमारा ये मानना है कि इससे स्टेट टू स्टेट जो प्रोटेक्शन है वो बदलेगी, क्योंकि रूल्स बनाने की पावर, रूल चेंज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अप्रोप्रिएट बीइंग पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड। तो जो प्रोटेक्शन होगी एम्प्लॉइज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वर्कर्स के लिए, वो राज्य दर राज्य बदलने वाली है। किसी राज्य के अंदर कुछ रूल होंगे, किसी दूसरे राज्य के अंदर दूसरे रूल होंगे, और इंडस्ट्रियल जस्टिस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अब बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ट्विलाइट जोन। अब देखिए हमारे पास 4 कोड हैं और इसमें एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड भी है, मगर वो कोड है उसके अंदर रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनको हम कहेंगे OSH नॉर्म्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ नॉर्म्स, और PF थ्रेशोल्ड को लेकर नॉर्म्स, और वर्किंग आवर्स के कैप। आपको याद होगा पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्किंग आवर, जो ओवर टाइम वाली हमारी पूरी वीडियो है और लीव्स के रिलेटेड, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि 12 घंटे की डेली मैक्सिमम लिमिट दी गई है और 48 आवर्स पर वीक की लिमिट दी गई है, मगर ये फिक्स नहीं किया गया है कि डेली लिमिट क्या होगी, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। वो ऑप्शनल है, आपको ये मैंने बताया है, मगर हर राज्य अपने यहां अलग रूल बना सकता है, डिफरेंट
एजेंसीज के लिए अलग रूल बना सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलग रूल बनाए जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब कहना यही है कि जो OSH नॉर्म्स होंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ नॉर्म्स होंगे, या फिर PF का थ्रेशोल्ड होगा, या फिर वर्किंग आवर पर क्या कैपिंग लगेगी, ये सब रूल्स पर छोड़ दिया गया है। और रूल्स कौन बनाएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और रूल्स पर छोड़ दिया है कब तक? जब तक सेंट्रल रूल्स, स्टेट रूल्स और स्कीम्स पूरी तरह नोटिफाइड और हार्मोनाइज नहीं होती। मतलब ये तब आएंगे, तब लागू होंगे जब केंद्र सरकार के रूल आ जाएंगे, राज्य सरकारों के रूल आ जाएंगे और सारी स्कीम्स आ जाएंगी और इन सभी के बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा और वर्कर्स और एम्प्लॉयर एक अनिश्चितता के अंधेरे क्षेत्र में इस वजह से चले जा रहे हैं। लीगल सर्टेनिटी काफी कम हो जाती है इसकी वजह से। अब बात करते हैं अगली डिमेरिट की, यानी कि कमी क्या है इन नए कानूनों की। वो है कमी नंबर 6। और जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो डेफिनेशंस दी गई हैं, वो कई बार बहुत जटिल है, सामान्यतः समझ नहीं आती, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और इसका MSME सेक्टर पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे, उसको समझते हैं। जो ये 4 नए लेबर कोड आए हैं, इनका उद्देश्य क्या था? सिंप्लीफिकेशन, चीजों को आसान करना है, यूनिफॉर्म करना है। लेकिन MSME सेक्टर के लिए जो ओवर टाइम रूल है वो जटिल है, वेजेस डेफिनेशन जो है वो रिजिड है और स्टैंडिंग ऑर्डर्स का नया बोझ पड़ रहा है MSME सेक्टर पर, क्योंकि ये छोटी यूनिट्स होती हैं। पेनल्टीज अधिक लगेंगी और स्टेट रूल्स अलग अलग होंगे, राज्य दर राज्य रूल अलग होने वाले हैं और इनकी कंप्लेक्सिटी कम नहीं बल्कि बढ़ गई है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड के खेल की। छोटा ही रहो वरना कानून लगेगा, समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड का खेल, छोटी यूनिट बनाओ, छोटी एस्टेब्लिशमेंट बनाओ। अगर आपने थ्रेशोल्ड को पार करके बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बन गए तो फिर कानून सख्ती से डील करेगा। तो यहां पर आप समझ रहे हो, आपको मैं वही लूप होल अभी समझाने वाला हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं बताने वाला हूं आपको। जो प्रोटेक्शन कब एक्टिवेट होगी? प्रोटेक्शन तब एक्टिवेट होगी वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए प्रोटेक्शन कब एक्टिवेट होगी? जब वो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट में काम करेगा। मतलब छोटी एस्टेब्लिशमेंट में वर्कर और एम्प्लॉय के लिए कम प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन एक्टिवेट कब होगी? जब 300 वर्कर होंगे। 300 वर्कर होंगे तो रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ वगैरह में सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और 300 से कम है तो सरकार से परमिशन नहीं लेनी है। 300 वर्कर हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर भी लागू होंगे और जो फैक्ट्री थ्रेशोल्ड है वो भी लागू होगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी लिमिट तभी लगी पाएंगी। इससे एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या, अब यहां पर लूप होल को भी समझिएगा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट्स को छोटे छोटे भागों में बांटने का, आउटसोर्सिंग में बदलने का, प्लेटफॉर्म बेस्ड लेबर लेने का, यानी कि एक रास्ता दिखाई दे रहा। लूप होल अभी से दिखने लगे हैं। क्या लूप होल दिख रहे हैं? कि एस्टेब्लिशमेंट को छोटा रखो, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो, अलग अलग काम कराओ और उसमें आउटसोर्सिंग के ज्यादा लेबर को यूज करो और प्लेटफॉर्म बेस्ड लेबर लगाओ ताकि कानून का कम कंप्लायंस करना पड़े। यानी जो स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं एम्प्लॉय के लिए, लेबर के लिए, वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के छोटे हिस्से के लिए होंगे जहां पर 300 से ज्यादा लेबर और वर्कर हैं। जो मेजॉरिटी वर्कर हैं वो लाइट लॉ पर कम कंप्लायंस वाले कानून के तहत काम करेंगी और कॉन्ट्रैक्चुअल और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करने वाली लगेंगी, ऐसा लग रहा है इन कानूनों के तहत। इसलिए ही जो लेबर लॉ के स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉ तो ये कुछ लोगों के लिए है, वीक लॉ मगर ये बाकी के मेजॉरिटी के लिए ये वीक लॉ ही है, एक कमजोर कानून ही प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं इन कानूनों की अगली खामी के बारे में, जो है ट्रेड यूनियन पावर की जो कमी कर दी गई है, जो ट्रेड यूनियंस को इसके अंदर वीक कर दिया गया है, उनकी बार्गेनिंग पावर को लेकर है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अनुसार स्ट्राइक के लिए नोटिस पीरियड देना अब अनिवार्य हो गया है, एडवांस नोटिस पीरियड देना अनिवार्य हो गया है और इससे इलीगल स्ट्राइक का खतरा बढ़ रहा है और पब्लिक यूटिलिटी की डेफिनेशन भी इसमें बदल दी गई है, उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन
कड़े हुए हैं। मतलब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो नियम प्रावधान हैं वो इन नए कानूनों के तहत और कड़े कर दिए गए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। इससे क्या होगा, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है एम्प्लॉइज की, वर्कर्स की, वो कमजोर होगी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वो कमजोर होगी और वर्कर की जो आवाज है वो भी सीमित होगी। कई विशेषज्ञ इसे इंडिया का सबसे एम्प्लॉयर फ्रेंडली श्रम कानून कहते हैं। एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं कह रहे हैं, ये ज्यादा एम्प्लॉयर फ्रेंडली कानून है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की जो धारा 62 है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की सेक्शन 62 है, वो कहती है कि स्ट्राइक अब लीगली माइंस फील्ड बन गया है। अब वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते यदि वो स्ट्राइक करने से 60 दिन पहले तक, मैक्सिमम जो आउटर लिमिट है 60 दिन पहले तक की, उसके अंदर एडवांस नोटिस नहीं देते हैं। और एक बार अगर उन्होंने एडवांस नोटिस दे दिया तो उसके अगले 14 दिन के अंदर वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। और कॉन्सिलेशन जब चल रहा हो तभी भी स्ट्राइक नहीं की जा सकती, और जो ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग चल रही हो तब भी स्ट्राइक नहीं की जा सकती। अगर ट्राइब्यूनल का अवार्ड लागू है, फैसला लागू है, तभी भी स्ट्राइक नहीं की जा सकती। पहले ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में था, पर अब ये अभी सब इंडस्ट्रीज पर लागू हो गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड सी, यानी कि संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने का जो मूल अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, और कलेक्टिव प्रोटेस्ट राइट्स को भी प्रभावित करती है ये चीज। अब बात करते हैं अगली कमी की इन नए कानूनों की, और अगली कमी है पेनल्टीज जो हैं वो अब वर्कर पर भी लगेंगी, सिर्फ एम्प्लॉयर्स पर नहीं लग रही हैं। ये एक, कई लोग इन्हें कमी भी मानते हैं। कोर्ट्स, जो ये कोड हैं, नए 4 कोड हैं, इनमें कई जगह वर्कर पर भी पेनल्टीज संभव है जब वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो। कैसी स्ट्राइक? जो नियमों का पालन ना करते हुए हुई है तब पेनल्टी लग सकती है, या किसी डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए कोई ऐसा व्यवहार कर दिया है जो उस वर्कर और एम्प्लॉय को नहीं करना चाहिए था, तब उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और किसी प्रोहिबिशन के उल्लंघन करने पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि कमजोर सोशल सेफ्टी नेट में वर्कर को दंडित करना, पहली बात तो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसका सेफ्टी वैसे ही कम हो गया, उसको प्रोटेक्शन वैसे ही कम हो गई है इन कानूनों के तहत, तो उस समय के अंदर इनके ऊपर पनिशमेंट और डाल देना बहुत बड़ा इम्बैलेंस पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं कि रिस्क किस पर डाला गया है। जब हम सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा देखते हैं तो क्या होता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको कम जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसको ले ऑफ करना, रिट्रेंच करना आसान है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वीक स्ट्राइक के राइट्स हैं। स्ट्राइक राइट्स जो पहले काफी स्ट्रांग थे ट्रेड यूनियन के पास, लेबर यूनियन के पास, वो वीक हो गए हैं, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मलाइज किया गया है, और उसके साथ साथ पेनल्टीज भी लगाई गई हैं वर्कर पर। तो इससे क्या होगा? इससे क्या है कि इकोनॉमिक रिस्क जो है वो वर्कर पर शिफ्ट हो गया है। इकोनॉमिक रिस्क जो है वो वर्कर पर शिफ्ट हो गया, या तो वर्कर दबाव में काम करें, नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमिक रिस्क किसके ऊपर आ गया है? एम्प्लॉइज के ऊपर आ गया है। और जो कैपिटल है, यानी कि कैपिटल क्या है कि वो जल्दी एग्जिट कर सकता है, नुकसान कम लेता है। ये जो श्रम नीति की जो कोर स्ट्रक्चरल है, वीकनेस के रूप में उभर कर आती है। ये श्रम नीति की कोर स्ट्रक्चरल वीकनेस के रूप में उभर कर आती है। अब अगली वीकनेस के बारे में बात करते हैं। अगली वीकनेस है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के बारे में। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पर निर्भर है, अधिसूचना पर निर्भर है। ओएसएच कोड ने फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सबको एक कोड में बदल दिया है, लेकिन असली कामकाज निर्भर करता है स्टेट रूल्स और नोटिफिकेशंस पर। इससे क्या समस्याएं हैं? समस्याएं ये है कि इससे लगातार डिले होगा, राज्य राज्य में फर्क होगा रूल्स के अंदर,
और सेफ्टी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म नहीं होंगे और जो फुल रूल्स हैं अभी तक सभी राज्यों के अंदर बने तक नहीं है, लागू होने की तो बात दूर है। इससे वर्कर्स को वास्तविक सुरक्षा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। बात करते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल की। एनफोर्समेंट जो है इससे कमजोर होगी। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है उसने पुराने इंस्पेक्टर राज को, इंस्पेक्टर सिस्टम को बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ हो गई है, थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट अलाउ हो गया है और सरप्राइज इंस्पेक्शन जो पहले ज्यादा होते थे इंडस्ट्रीज के अब वो कम हो गए हैं और लेबर डिपार्टमेंट्स अंडर स्टाफ्ड हो जाएंगे। यानी क्या होने वाला है, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि जो ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंडेबल बना दिया गया है। पहले नॉन कंपाउंडेबल होते थे, समझौता नहीं कर सकते, मगर यहां पर ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल कर दिया गया है। इसलिए स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इस एनफोर्समेंट को एडवाइजरी मोड में बदल दिया गया है। तो जो ये एनफोर्समेंट है ओएसएच की, ये पहले लीगली थी, मैंडेटरी पनिशमेंट थी, नॉन कंपाउंडेबल थी, तो अब ये एडवाइजरी के रूप में आ गई है। समझ गए हो? गंभीर सेफ्टी वायलेशंस पर डेटरेंस कम हो जाएगा इससे। इंडिया जैसे देश के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर जहां इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आम बात है, ये एक बड़ा डॉक्ट्रिनल फ्लॉ है, यानी कि सैद्धांतिक कमी है। अब बात करते हैं कमियों के बाद। आप बोलोगे सर आपने तो 9 कमियां बताई हैं, 9 कमियों के बारे डिटेल में बता दिया है आपको। आप मुझे बताइए कि आपको इसके अलावा और कौन सी कमी नए कानूनों के अंदर लगती है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि किन चीजों को इन कानूनों के तहत बेहतर किया जा सकता है। कमियां बताना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं है, हम वो भी बता रहे हैं कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता था, कैसे बेहतर किया जा सकता था, क्या लीगल इंप्रूवमेंट हो सकती थी इन कानूनों के तहत। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहला इंप्रूवमेंट है वो ये हो सकता था कि जो रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड है उसको पुराना ही रखते, 300 की बजाय उसको 100 पर ही रखते, या फिर सेक्टर वाइज लिमिट लगाते तो बेटर सिचुएशन होती, एम्प्लॉय के फेवर में ज्यादा सिचुएशन बैठती। दूसरा, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मलाइज कर दिया गया है उसके ऊपर अगर कड़ी शर्त लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। और कड़ी शर्त कैसे लग सकती थी कि अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके समय पर मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, मैंडेटरी रिन्यूअल लॉजिक होना चाहिए और कंपेंसेशन एग्जिट होना चाहिए, कंपेंसेटेड एग्जिट होना चाहिए। अगर आप किसी को निकाल रहे हो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से तो उसको कुछ कंपेंसेशन मॉडल या कुछ आपको ऐसा आजाद करना चाहिए था या कुछ रूल बनाने चाहिए थे। और तीसरा, गिग वर्कर के लिए क्या और बेटर हो सकता था, गिग वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता, यूनिवर्सल, एनफोर्सिएबल और कंट्रीब्यूशन बेस्ड हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता। और चौथा सुधार क्या हो सकता था कि जो वेज डेफिनेशन है उसको फ्लेक्सिबल किया जाता। 50% की कैप जो है वो एक रिजिड लिमिट है, इसको घटाया जाना चाहिए था। जो रेंज है वो, जो अलावेंस वाली रेंज है उसको 50 से 60% पर कर देते तो ज्यादा बेटर रहता है। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 40% मैक्सिमम 40 to 50% कर देते, आप कुछ ऐसा कर देते तो ज्यादा बेटर रहता। तो जिनकी ईएमआई चल रही है, जो और सारी चीजें हैं, उनको बेटर, आज की डेट में बेटर इन हैंड सैलरी मिलती तो आज को वो अपने अच्छे से जी भी पाते। और अगला 5वां क्या बेटर सुधार हो सकता था इन नए कानूनों के तहत, वो हो सकता था कि जो एक्सेसिव गवर्नमेंट डिस्क्रिशन है वो कम होती। जो मतलब सरकार की जो विवेकाधीन शक्ति है उसको कम करके कानून के अंदर ही प्रावधान दे देते ना, रूल्स स्टेबल हो जाते और राज्य सरकारों के ऊपर भी इतना डिस्क्रिशन देने की जरूरत नहीं थी, आप उसको कानून के तहत ही डाल देते। इससे क्या होता, रूल्स के अंदर जो नियम है उनके अंदर स्टेबिलिटी आती और प्रिडिक्टेबल भी हो जाते। और अगली क्या बेटर चीज हो सकती थी, ट्रेड यूनियन मजबूत होने चाहिए थे। बैलेंस्ड पावर इंडस्ट्रियल पीस के लिए बहुत जरूरी है। और एक और सुधार की बात करें तो जो ओएसएच कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, वो नेशन वाइड यूनिफॉर्मली लागू होना चाहिए था, पूरे देश में एक तरीके से लागू होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से, नॉर्म्स के बेस पर या स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ज्योग्राफी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि एक राज्य के अंदर सेफ्टी ज्यादा है दूसरे राज्य के अंदर सेफ्टी कम है।
और इसके अलावा और भी सुधार हो सकते थे। बहुत सारे लॉ प्रोफेसर्स ने, लीगल स्कॉलर्स ने, एडवोकेट्स ने कई सुधार दिए हैं, जैसे कि जो रिट्रेंचमेंट के अंदर जो 45 डेज पे पर ईयर सेवरेंस का रूल अगर आ जाता तो बेटर रहता। प्रायर कॉन्सिलेशन मैंडेटरी कर देते तो बेटर रहता। और जहां तक स्ट्राइक रूल्स की बात करें तो स्ट्राइक रूल्स के अंदर अगर इमरजेंसी सिचुएशंस में कम नोटिस, अभी क्या किया कि आपको स्ट्राइक करने से पहले 60 दिनों के भीतर नोटिस देना होगा और नोटिस देने के 14 दिन के अंदर भीतर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो आप ये 60 दिन वाली समय सीमा या 14 दिन वाली समय सीमा है, इसको कम कर देते तो थोड़ा बेटर रहता। जो ट्रेड यूनियन है इनके राइट और ज्यादा मजबूत हो जाते और सेफ्टी वायलेशन पर इमीडिएट स्ट्राइक की अनुमति दी जाती तो बेटर। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई सेफ्टी का वायलेशन हुआ है तो वर्कर तुरंत स्ट्राइक पर चले जाएं तो बेटर रह सकता था। गिग वर्कर के बारे में बात करें तो जो मिनिमम 5% एग्रीगेटर का कंट्रीब्यूशन होता तो बेटर रहता। गिग वर्कर के लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड सेशन बनाया है आपके लिए चैनल पर, अगर आपने वो देखा नहीं है तो जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। और वेज कोड की अगर हम बात करें तो 60% तक की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अलावेंस के लिए और 40% आपका बेसिक रख सकते थे सीटीसी का। इंस्पेक्शन की बात करें तो एक इंस्पेक्टर 1000 हाई रिस्क सेक्टर वर्कर के लिए अपॉइंटमेंट हो जाती तो बेटर रहता। और एआई बेस्ड ऑडिट ट्रिगर्स होते तो भी बेटर हो सकता था, एआई का जमाना है। विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन मिलने के प्रावधान इन कानूनों के तहत होने चाहिए थे। विसल ब्लोअर कौन? जो किसी नियम के टूटने का उजागर करता है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, उसको प्रोटेक्शन देने के भी कुछ प्रोविजन होने चाहिए थे। अनपेड केयर वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता तो बेटर रहता और स्टाइपेंड दिया जाता या फिर टैक्स क्रेडिट दिया जाता। अनपेड केयर वर्क जहां पर कोई पेमेंट नहीं की जाती मगर सामने वाला केयर करता है, तो अगर उसको रिकॉग्नाइज कर देते, उसको कुछ स्टाइपेंड दे देते या टैक्स क्रेडिट दे देते तो बेटर रह जाता और केयर गिवर को प्रोटेक्शन दे देते। ठीक है, तो ये आपकी कमियां और क्या बेटर हो सकता था इसके अंदर, इन नए कानूनों के अंदर, वो मैंने आपको अभी बताया है। आप मुझे बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक क्यों नहीं कर रहे, शेयर क्यों नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, बेल नोटिफिकेशन ऑन क्यों नहीं कर रहे, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी करिएगा और चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन भी करिएगा। अब आगे बढ़ते हुए पूरा जो हमने एक बार डिस्कस किया है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। देखिए, जो ये 4 कोड हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को पर जॉब सिक्योरिटी घटा रहे हैं। दूसरा, रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। तीसरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अब हर जगह अलाउ कर दिया गया है। चौथा, गिग वर्कर को आंशिक सुरक्षा दी गई है। और पांचवा, गवर्नमेंट डिस्क्रिशन हर मामले के अंदर बहुत ज्यादा है। और छठा, जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो बहुत कमजोर हैं। और सातवां, वेज डेफिनेशन जो है वो ज्यादा रिजिड कर दी गई है। और आठवां, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की इंप्लीमेंटेशन है वो धीमी है क्योंकि वो नॉर्म्स पर, रूल्स पर डिपेंड करती है ज्यादा। और थ्रेशोल्ड बेस्ड प्रोटेक्शन जो है वो बहुसंख्यक वर्कर्स को एक्सक्लूड करते हैं। देखिए, 300 से ज्यादा जहां पर एम्प्लॉय काम करेंगे वहीं पर ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी 300 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां के एम्प्लॉय के लिए कम सुरक्षा है, कम सिक्योरिटी है, कम प्रावधान है। साफ कहें तो कोड जो हैं वो मॉडर्न दिखते हैं पर वर्कर फ्रेंडली नहीं है। नेशन वाइड लागू करने से पहले इसमें सुधार जरूरी है, कुछ चेंजेस होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इनके अंदर जो रूल्स बनाएगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी, ये उम्मीद करता हूं मैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि लेबर कोड्स में वर्कर की सुरक्षा काफी है या इसमें अभी भी और सुधार की जरूरत है? इस सेशन को देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपको पता है कि आपके मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जहां जरूरी होता आपके हर कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं।
और अगर आपको ऐसे ही बिल्कुल क्लियर, सिंपल, लीगली एक्यूरेट एक्सप्लेनर चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को हाइप करिए। यूट्यूब का नया फीचर है ताकि आप जैसे और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करिए। और जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।